नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के, एसएससी, कहीं भी एग्जाम्स में दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बार बार। तो दोस्तों आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा डीपली तक जाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन थोड़ा ईजी लगेंगे, लेकिन उसका डिटेल्स में पूरे फैक्चुअल तरीके से मैं A to Z समझाऊंगा। तो वीडियो के थोड़ा डीप तक जाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हरे पौधे अपना भोजन को बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको तो पता है, ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 4 विकल्प और भी दिए गए हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और डाइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक्चुअली क्या होता है उसको हम देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों? श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है जीव ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को, मुख्यतः ग्लूकोज को तोड़कर जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसको जो है रेस्पिरेशन सिस्टम कहा जाता है। आप जो श्वसन लेते हैं दोस्तों, वो श्वसन एक जो है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये केवल श्वसन नहीं कहलाता। श्वसन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें केवल जीव जो है ऑक्सीजन की सहायता से जो भोजन है उसको तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पूरे बॉडी में जो है ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं। वह प्रक्रिया दोस्तों पूरी तरीके की प्रक्रिया वह कहलाती है रेस्पिरेशन, जिसको श्वसन बोला जाता है। इसमें दोस्तों ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। एटीपी यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा इकट्ठा होती है। इसके अलावा दोस्तों यह प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों, श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो होती है वह कोशिका में होती है, इसलिए इसे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। आप केवल ये मत ध्यान रखिएगा कि आपके नाक के द्वारा, फेफड़े के द्वारा जो हवा जाती है वही केवल रेस्पिरेशन सिस्टम है, तो ऐसा नहीं होता। यह प्रक्रिया दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। पूरी कोशिकाओं में यह प्रक्रिया होती है। यह दोस्तों प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, जो वायवीय श्वसन कहा जाता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। एक होता है दोस्तों एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय, जो ऑक्सीजन के बिना एक श्वसन होता है। अब आपके मन में आएगा दोस्तों, आपने तो एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम देखा है, ऑक्सीजन से श्वसन करने की प्रक्रिया तो आपको पता होगी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अवायवीय श्वसन होता है, ये क्या होता है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों इसमें, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और यही उदाहरण दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अवायवीय श्वसन के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे पहला है ईस्ट, खमीर, ग्लूकोज को जो बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, मतलब CO2 में बदलता है, जिसे अवायवीय रेस्पिरेशन सिस्टम भी कहा जाता है। खमीर दूसरा है मानव की मांसपेशियाँ, ह्यूमन मसल सेल्स। जब दोस्तों आप तेज व्यायाम या भारी कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके बॉडी में, तो मांसपेशियों में ग्लूकोज से जो है लैक्टिक एसिड बनती है, जिससे दर्द व थकावट होता है। आपकी मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड जो है बनने लगता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, मतलब ग्लूकोज जो आपका शरीर में एटीपी के रूप में ग्लूकोज जो इकट्ठा हुआ होता है, तो ऑक्सीजन के बिना ही जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होने लगता है, जिसके आपका बॉडी जो है थकावट, दर्द महसूस होने लगता है। यह क्रिया दोस्तों एनारोबिक और रेस्पिरेशन कहलाती है। उसमें जो ग्लूकोज जो होता है एनर्जी में टूटता तो है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर टूटता है, जो कि लैक्टिक एसिड में बन जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी एसिड यदि शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में दर्द जैसे कंडीशन बनने लगती है, और यही कंडीशन दोस्तों ह्यूमन की मांसपेशियों में देखने को मिलती है। इसके अलावा बैक्टीरिया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम प्रजाति, यह बिना ऑक्सीजन के भोजन पचाकर ऊर्जा बनाती है। कुछ बैक्टीरिया मेथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें भी बनाते हैं। तो ये दोस्तों 3 उदाहरण हैं, और इसी उदाहरण से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसको जो है ज़रूर पढ़ के जाना, और आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको रिवीजन करने में काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन था ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन एक्चुअल में है क्या दोस्तों? पौधे की पत्तियों के रंध्र, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, से पानी की भाप के रूप में निकलने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पूछा जाता है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, कौन से भाग में होती है? तो इसको आपको याद रखना होगा, पौधे की पत्तियों में होती है दोस्तों, जिसमें रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ पर पानी जो बाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसको बाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
यह दोस्तों पौधे में जल परिवहन को बनाए रखता है। इससे जो है पत्तियां जो है ठंडी रहती है। वातावरण में नमी ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होंगी तो वातावरण में वही बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी भाप के रूप में निकलता है वही पानी वातावरण में जाके इकट्ठा होता है, जिससे नमी वायुमंडल में बढ़ती है। इसके अलावा एक प्रोसेस है दोस्तों डाइजेशन सिस्टम। पाचन क्या है? पाचन दोस्तों एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों आप इन शब्दों से रूबरू होंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आपको जो है कन्फ्यूज़न कर देता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। पाचन दोस्तों एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो खाए गए भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। याद रखें ये वाला पॉइंट जो है, शरीर उसे अवशोषित कर सके। छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि दोस्तों शरीर को उसको ज़रूरत होती है। अब बहुत छोटे छोटे कणों में जो है शरीर में जाके इकट्ठा होता है, तो वही पूरी प्रक्रिया दोस्तों डाइजेशन सिस्टम कहलाती है। यह प्रक्रिया आपको पता होगा मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाके समाप्त हो जाती है। इसमें दोस्तों एंजाइम, एसिड और पाचक रस भाग लेते हैं भोजन को पूरी तरीके से पचने के लिए, और अंततः भोजन रक्त में जाके मिल जाता है। मतलब भोजन जब छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसके जो मिनरल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो वह जाकर लास्ट में रक्त में मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसी से दोस्तों वे ऑक्सीजन को लेकर एनर्जी बनाते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है डाइजेशन सिस्टम। इसमें कुछ उदाहरण जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में जाके इकट्ठा होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में जाके इकट्ठा होता है, वसा जो है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में जाके इकट्ठा होता है। तो ये तीन प्रक्रिया दोस्तों मेन है जो कि पाचन तंत्र में जाके लास्ट रूप में ये वाले इकट्ठा होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड ये जाके इकट्ठा होते हैं। पाचन तंत्र का लास्ट भाग है, यही जो पूरे बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट है जो संतुलन, बैलेंस और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं कि मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और उनका प्रमुख काम क्या है। तो पहला हम यहाँ देखते हैं दोस्तों सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क जो बोला जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ऊपर की ओर जो है स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कार्य ही पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे सेरिबेलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों आपका सोचना, समझना और निर्णय लेने की क्षमता जो है आपके सेरिबेलम से ही निर्धारित किया जाता है। आपकी स्पीच, बोलने की क्षमता, मेमोरी और रीजनिंग करना जो है यहाँ पर सेरिबेलम का काम है। संवेदनाएं इसी में होती हैं, जैसे कि कहीं पर टच हो जाए कोई पार्ट, सुनना, देखना या विश्लेषण करना यह सेरिबेलम का प्रमुख कार्य होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि आपके पूरे बॉडी को जो है सेंसिटिव बनाता है, जैसे कि सोचना, समझना, निर्णय लेना, मेमोरी करना, रीजनिंग लगाना। जैसे आप रीजनिंग के सवाल को हल करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वो दोस्तों आपका सेरिबेलम जो है काम कर रहा होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसके भाग भी होते हैं कौन कौन से? फ्रंटल लोब जो कि निर्णय और सोच करना काम करता है। पार्शियल लोब स्पर्श और संवेदना देखता है। टेम्पोरल लोब जो है श्रवण, सुनने का काम करता है। ऑक्यूपिशल लोब जो है दृष्टि, देखना का यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको जो है याद कर सकते हो। सेरिब्रम जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, जितने भी इंटेलिजेंस के काम होते हैं वो सेरिब्रम का मेन काम होता है। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद रख सकते हो। मस्तिष्क का दूसरा और इम्पोर्टेंट भाग यह है दोस्तों सेरिबेलम। वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। वो प्रमस्तिष्क है, ये अनुप्रमस्तिष्क है। यह दोस्तों मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। यही वाला परीक्षा में पूछा जाता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो ये होता है दोस्तों सेरिबेलम। चलना, दौड़ना और इसमें समन्वय नियंत्रित करना, मांसपेशियों की क्रिया का नियंत्रण करना, ये मेन काम होता है दोस्तों। शरीर का संतुलन बनाए रखने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो लड़खड़ाने लगता है। तो जब लड़खड़ाने की मेन प्रक्रिया दोस्तों शराब जो है ये अनुप्रमस्तिष्क का कंट्रोल जो है खो देता है, जिससे वो बॉडी का संतुलन जो है बिगड़ जाता है और पैर कहीं रखता है, रखाता कहीं और है। और साइकिल का बैलेंस बनाना, जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आपको एक प्रकार का बैलेंस बना के रखना है। जैसे आप आँख बंद कर लेते हैं तो आपका ये जो है सिस्टम काम नहीं करता है। तो इसका बैलेंस जो है सेरिबेलम का मेन काम होता है। तो इसको आप जो याद रखिएगा, सेरिबेलम बैलेंस बेल ऑफ बॉडी। बेल मतलब बैलेंस, बेल सो बैलेंस, सेरिबेलम। इससे आप जो है इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सेरिबेलम का मेन काम होता है बैलेंस बेल ऑफ बॉडी।
तो इस प्रकार आप इस पार्ट को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मेन पार्ट जो होता है मुख्य मस्तिष्क का, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है दोस्तों, और यह मस्तिष्क को जो है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड एक मस्तिष्क का ही भाग होता है दोस्तों, जो कि मस्तिष्क से पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीचों बीच जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जिससे पूरे बॉडी का जो है संचार होता है। कहीं पर भी बॉडी पे कुछ भी प्रक्रिया होती रहती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही मस्तिष्क पर आती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, सांस लेना, उल्टी, छींक जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है दोस्तों बिना आपके इच्छा के अनुसार चलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका हृदय का धड़कना है, क्या यह आपके इच्छा के अनुसार है? नहीं ना। तो ये दोस्तों हृदय का धड़कना ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू वो होता है। जैसे सांस लेना, ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं है। छींक आना भी, खांसी आना जैसी अनैच्छिक क्रिया दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही उदाहरण है। वाइटल सेंटर इसका जीवन केंद्र भी कहा जाता है। जीवन केंद्र का मतलब ये है जितनी भी आप जिसको आप बिना कंट्रोल किए, जिससे जीवन चल ही नहीं सकता, वैसी क्रियाओं को ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसलिए इसको जो है वाइटल सेंट्रल जीवन केंद्र भी कहा जाता है। आप ना चाहते हुए भी इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ये चलेगा तो अपने हिसाब से चलेगा। जैसे कि हृदय आपका 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, आप दौड़ लिए थक गए तो आप थोड़ी ना कंट्रोल कर पाओगे कि 72 बार ही रहे, वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से ये सब होता है। फिर एक पार्ट होता है दोस्तों पोन्स। यह मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में स्थित होता है, जिसको पोन्स कहा जाता है। श्वसन दर को नियंत्रित करता है दोस्तों, नींद और चेहरे की मांसपेशियों का संचालन करता है, संवेदना को जो है सेरिबेलम तक पहुंचाता है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं सेंसिटिव चीज़ हुई, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में गर्म चीज़ों कोई टच हो गई या फिर कांटा लग गया, तो आप तुरंत वापस पहुंचाते हैं। तो ये मेन काम जो होता है पोन्स के थ्रू जो है सेरिबेलम तक पहुंचाता है, फिर तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि आप वहाँ से हाथ हटाओ, या फिर मतलब कांटा लग गया तो तुरंत आप वहाँ से हाथ पीछे कर लो। नींद आना, जैसे आप एक टाइम होता है कि आप एक पीरियड के बाद, मतलब जैसे आप दिन भर जागे हो तो आपका जो नींद आ रहा होता है, जैसे कि 10 बजे 11 बजे आप जितने भी समय सोते हो तो आपको उतने ही टाइम आपकी नींद आएगी। ये सब ख्याल कौन रखता है दोस्तों? ये मस्तिष्क के द्वारा, पोन्स वाले भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे आप एक दिन ज़्यादा जाग लिए तो दूसरे दिन आपको नींद जल्दी आती है, तो ये दोस्तों पोन्स का मेन काम होता है। श्वसन दर को नियंत्रित करता है। श्वसन दर जैसे कि आप 1 मिनट में जैसे 16 से 17 बार आप सांस लेते हैं, तो इसका नियंत्रित करता है ये दोस्तों। इससे ज़्यादा या कम नहीं होता, मतलब एक बैलेंस बना के रखता है। इसके बाद आता है दोस्तों मिड ब्रेन, जिसको छोटा दिमाग बोला जाता है। यह मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, जिसको छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको पीछे की तरफ बोलते हैं दोस्तों छोटा दिमाग। मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? आंखों की गति और दृष्टि संबंधी रिफ्लेक्स करता है, श्रवण और दृश्य उत्तेजनाओं की प्रक्रिया में सहायक होता है, आकस्मिक क्रियाएं जैसे रिफ्लेक्स में सहायक होता है। मिड ब्रेन की ट्रिक दोस्तों, मिड ब्रेन यानी मोशन ऑफ आई एंड ईयर्स। आपकी आँख इधर उधर घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है। तो आँख दोस्तों केवल केवल देखने का काम करती है, लेकिन जो एग्जैक्ट मेमोरी का काम होता है, आप चीज़ों को देखते हैं, उसको गहराई से समझते हैं, तो वो सब दिमाग का काम होता है दोस्तों, सब माइंड का भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र में आवेग को कौन सी कोशिकाएं वहन करती हैं? इम्पल्स इज कैरियड बाय विच सेल इन द नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपको जहाँ ज़रूरत होगी तो आप वहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल रिविजन करने में काम आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है तंत्रिका तंत्र में आवेग को कौन सी कोशिकाएं वहन करती है? तो न्यूरॉन कोशिकाएं दोस्तों वहन करती हैं। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। हमारे शरीर का वह नियंत्रण सिस्टम होता है दोस्तों, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़कर सूचना आदान प्रदान करता है, उसको जो है नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिक्रियाओं को तीव्र और सटीक बनाता है। जैसे आपकी बॉडी जो है, आपका बॉडी पार्ट्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो सभी जो है नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जहाँ से दोस्तों एक दूसरे का ट्रांसमिट होता है संदेश। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में कांटा लग गया, तो आपके माइंड तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो वो सब तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पहुंचता है सिग्नल कि यहाँ पर एग्जैक्ट चोट लगी है, इतना दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। वो सब तंत्रिका तंत्र का मेन काम होता है। अगर मेन पार्ट की बात करें, यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, जिसमें सोच, समझ, स्मृति
आदेश देना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन भाग होता है। इसी के द्वारा दोस्तों पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। इसके बाद होता है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS बोला जाता है। परिधि तंत्रिका तंत्र, शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक संदेश ले जाना व लाना, ये दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। एक होता है दोस्तों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनैच्छिक कार्य जैसे धड़कन, पाचन, श्वसन और इन सबको नियंत्रित करना, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है, जिसको जो है आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से मेन 3 पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम का, जिसके द्वारा पूरी बॉडी जो है चलती है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। 3 सिस्टम से बनकर पूरा बॉडी बना हुआ है। इससे ही जो है पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन जो हमने फैक्ट्स इंक्लूड किया है उन्हीं से आपको देखने को मिलते हैं प्रश्न। जैसे कि अब यही वाला प्रश्न आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा बोला गया है। द्विविभाजन प्रक्रिया मतलब रिप्रोड्यूस बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिस्टम के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो उसको अब हम यहाँ देखेंगे। अमीबा दोस्तों द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सभी हमने NCERT बेस पर लिया है। तो यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें लैंगिक प्रजनन बोला जाता है। यह दोस्तों एक ही माता पिता के संतान का निर्माण करते हैं, जो कि बिना यौन क्रियाओं के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें से नर और मादा यौन कोशिकाओं के संलयन से जो है संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बिना संलयन से जो है निर्माण होता है, यहाँ पर संलयन क्रिया होती है। दोस्तों मेन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, मेन 7 प्रकार की। ये दोस्तों परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, यहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न, जो इसको आप याद रख सकते हो। मैंने टेबल के फॉर्म में इसको रख दिया है। इसमें दोस्तों मेन है बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन प्रक्रिया। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया दोस्तों द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल फ्यूजन, जिसको बहुविभाजन कहा जाता है। प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया परजीवी जीव जो है बहुविभाजन मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद बडिंग होती है, बडिंग वाला भी खूब पूछा जाता है, जिसको कलिका जनन बोला जाता है। यीस्ट और हाइड्रा में दोस्तों ये पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक प्रक्रिया होती है, जिसमें दोस्तों बीज जो है खंडन हो जाते हैं। जो स्पायरोगायरा होता है शैवाल, ये दोस्तों फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। इसके अलावा है दोस्तों रीजनरेशन पुनरुत्पादन, जिसमें प्लेनेरिया स्टारफिश, ये दोस्तों उदाहरण पूछे जाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो कि आपको जो है कन्फ्यूजन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वनस्पति जनन जो है पोटैटो, ब्रायोफाइलम, गिंजर। यहाँ पर ब्रायोफाइलम पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। गिंजर और पोटैटो जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वनस्पति जनन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर बीजाणु जनन जो है। राइजोपस, रोटी पर फफूंदी लगना, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन का मेन उदाहरण है। तो ये वाला जो स्लाइड है दोस्तों यहाँ पर, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं से जो है प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर देना एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप हौसला बढ़ाइएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब हम दूसरा रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग देखते हैं। यहाँ पर लैंगिक प्रजनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः क्या किस प्रकार से प्रजनन होता है? एक गैमेट फॉर्मेशन, जिसमें युग्मक का निर्माण किया जाता है। नर और मादा यौन कोशिकाएं बनती हैं। स्पर्म और ओवम, स्पर्म का निर्माण दोस्तों मेल में होता है, ओवम का निर्माण दोस्तों फीमेल में होता है। जब ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, नर और मादा युग्मकों का संचलन होता है। जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट का निर्माण होता है दोस्तों, जिसको युग्मनज निर्माण बोला जाता है। निषेचन के बाद बनने वाली एक सिंगल कोशिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर होता है दोस्तों एम्ब्रो डेवलपमेंट, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनता है। इसके बाद दोस्तों बर्थ ऑफ जर्मिनेशन, मतलब जन्म या अंकुरण होता है। नए जीव शरीर से बाहर आते हैं या फिर बीज अंकुरित होते हैं। या दोस्तों प्लांट्स में भी देखा जा सकता है, ह्यूमंस में भी देखा जा सकता है, मैमल्स में भी देखा जा सकता है ये प्रक्रिया, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। पहले जेमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होगा, जैसे स्पर्म बनना, ओवम का बनना। इसके बाद दोस्तों निषेचन प्रक्रिया होती है, दोनों मिलते हैं। इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है,
एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, बर्थ और जर्मिनेशन की प्रक्रिया लास्ट में होती है। तो इस प्रकार 5 भागों में दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा होता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी दोस्तों पुष्पीय जनन होते हैं, जिसमें फ्लावर के द्वारा आपने पढ़ा होगा फ्लावर बेस्ड होता है, जिसमें मस्टर्ड और रोज़, गुलाब और मस्टर्ड 2 चीज़ों में दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और 2 चीज़ों में जो उसके अलावा वनस्पति जनन जिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, पोटैटो, शुगर केन, ब्रायोफाइलम। ये दोस्तों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इनको आपको जो है याद रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है? तो अलैंगिक प्रजनन मतलब ये दोस्तों आप ये देख रहे हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कली का बनना, यहाँ पर बडिंग बनना, यहाँ पर ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हमने चार्ट बनाया है, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी जनक वाले शब्द हैं उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो फिलहाल इसको देखते हैं, किस वैज्ञानिक को जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट यहाँ पर शामिल किया है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी एक नज़र आप जिसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोला जाता है, जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस दोस्तों यहाँ पर किसको वर्गीकी के जनक कहा जाते हैं। फिर आनुवंशिकी के जनक के बारे में बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। विकासवाद का जनक फादर ऑफ एवोल्यूशन को चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। कुछ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। जैसे खोशिका की खोजकर्ता किसको बोला जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म माइक्रो विज्ञान का माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है। लुई पास्चर को जो है टीका और रोगाणु का सिद्धांत के लिए बोला जाता है। टीकाकरण के जनक जो है एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। डीएनए की संरचना और खोज के लिए दोस्तों यहाँ पर वॉटसन ए क्रिक को कहा जाता है। विलियम रॉक्स किसके नाम से जाने जाते हैं? आधुनिक जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है दोस्तों जीव विज्ञान के जनक, एक है दोस्तों आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। तो यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मानव शरीर की रचना विज्ञान के जनक जो है एंड्रियास वेसेलियस के नाम से इनको ये दोस्तों फादर ऑफ ह्यूमन एंटोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक। आनुवांशिक कूट पर कार्य करने वाले यहाँ पर हरगोविंद खुराना है। डीएनए संरचना में योगदान के लिए रोसलिंग फ्रैंकलिन के नाम इनको जाना जाता है। पारिस्थितिकी के जनक को दोस्तों एर्नेस्ट हैक्ल इनको जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। अरस्तु को दोस्तों प्राणी विज्ञान के जनक। पौधों की कोशिका सिद्धांत के सह खोजकर्ता किसको जाना जाता है? मैथियस स्लाइडेन। और थियोडर और स्योवान पशु कोशिकाओं के सिद्धांत के जनक को खोजकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। स्लाइडर और स्योवान इनको दोस्तों आपको दोनों को आपको याद रखना होगा, ये वाले पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में कौन सा पुष्प रंग जो है प्रमुख लक्षण डोमिनेंट ट्रेट करता है? तो दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधे में कई सारे आनुवंशिकी की खोज करी थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि कौन सा रंग जो है पुष्प में डोमिनेंट ट्रेट करता है। तो पर्पल रंग यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट करता है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्पल। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो जीवाणु दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। इसके अलावा पानी, मिट्टी, प्रकाश इनको दोस्तों जैविक घटक नहीं माना जाता, ये अजैविक घटक होते हैं इकोसिस्टम का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन से करते हैं? तो ये दोस्तों राइजोबियम के द्वारा किया जाता है, जो कि दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से यहाँ पर दोस्तों रक्ताल्पता होता है, इसको आपको पता होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने दोस्तों इंक्लूड कर दिया है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसको हमने इंक्लूड कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य अंग कौन सा दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पार्ट को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चार्ट मैंने शामिल किया है, जो नाइट्रोजन बेस्ड अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के निकाले जाते हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया यहाँ पर। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे एमेनोटेलिज्म किसको बोला जाता है दोस्तों? जो अमोनिया का अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया
जिसको अम्योनोटेलिज्म कहा जाता है। सबसे अधिक ये दोस्तों टॉक्सिसिटी होता है, मतलब सबसे अधिक विषाक्तता वाले होते हैं। इनको दोस्तों पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, बोनीफिश, फ्रॉग, ये दोस्तों अम्योनोटेलिज्म होते हैं। फिर आते हैं दोस्तों यूरोटेलिज्म, जो यूरिया का निर्माण करते हैं, मतलब यूरिया का उत्पादन करते हैं। जैसे ये दोस्तों कम टॉक्सिसिटी होता है और मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ये दोस्तों यूरियोटेलिज्म होता है। मनुष्य हो गए, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, कार्टियोजीनियस हो गए, फिर होते हैं फिश, ये सभी दोस्तों यूरिया का निर्माण करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। फिर आते हैं दोस्तों यूरिकोटेलिज्म, जो कि यूरिक एसिड के रूप में उत्पादन करते हैं यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत कम विषाक्तता होती है दोस्तों, इनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जैसे पक्षी, लिजार्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स, कीड़े जो होते हैं, ये यूरिक एसिड के रूप में अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है दोस्तों अमीनोटेलिज्म, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। बहुत कम विषाक्तता होती है दोस्तों। मोलस्कस, घोंघा दोस्तों, इक्नोडर्म्स, ये दोस्तों एमिनो एसिड के उदाहरण होते हैं। यही वाले प्रश्न दोस्तों आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। फिर आता है दोस्तों ग्वानोटेलिज्म, ग्वानिन के रूप में वेस्ट उत्पादित करते हैं। बहुत कम विषाक्त होते हैं दोस्तों। जैसे स्पाइडर, मकड़ी को देखे होंगे आप जाला बनाते हुए, तो वो दोस्तों ग्वानिन ही होता है। फिर होता है स्कॉर्पियंस और बिच्छू, ये दोस्तों ग्वानियोटेलिज्म का उदाहरण होते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में आपको इसमें रिवीजन कर सकते हैं। मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है, किस ग्रंथि को, तो दोस्तों आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव जो है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्न तो कम ही शामिल किए थे, लेकिन उससे रिलेटेड हमने पूरी हिस्ट्री को मैंने बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, एक नए टॉपिक, मतलब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक जरूर पहुँचे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।